सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 11 अप्रैल 2023। विषय है गेम चेंजर हो सकता है ओएनडीसी। गेम चेंजर हो सकता है ओएनडीसी। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्वनी महाजन, जो एक राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। एक दशक से अधिक समय से कई ई कॉमर्स में भारत और दुनिया में भारी वृद्धि हुई है। भारत में कुल खुदरा व्यापार लगभग 6.5% आज ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। ई कॉमर्स ने जीवन को आसान बना दिया है, क्योंकि लोगों को घर बैठे एक बटन क्लिक कर वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती हैं। रेल बस टिकट हो या हवाई यात्रा, होटल बुकिंग हो या टैक्सी, ऑटो से आना जाना सब सुविधाजनक हो गया है। ई कॉमर्स से विभिन्न प्रकार की घरेलू और व्यावसायिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिसमें पारंपरिक व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। सवाल केवल कमीशन का नहीं है। ये कंपनियां डेटा पर अपने एकाधिकार के कारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच भेदभाव करती हैं और अपने पसंदीदा विक्रेताओं को वरीयता देती हैं। ऐसे में अन्य विक्रेताओं को नुकसान होता है। हालांकि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ता सामान और सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत के चलते ये छोटे पारंपरिक दुकानदारों, ट्रैवलर एजेंटों आदि को बाजार से बाहर करने के लिए उपभोक्ताओं को भारी छूट देती हैं। अपने स्वयं के पैसे से और ड्राइवरों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने भारी प्रोत्साहन भी दिया, पर व्यवसाय स्थापित करने के बाद उभर सरीखे एग्रीगेटर उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं और ड्राइवरों की कमाई का लगभग 1/3 ये एग्रीगेटर छीन लेते हैं। ऐसे में छोटे वेंडरों और गरीब कामगारों के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो अपना शोषण होने दें या व्यवसाय छोड़ दें। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स कंपनियों के कैश वर्निंग मॉडल की वजह से परंपरागत कारोबारी भी धंधे से बाहर हो रहे हैं। चाहे किराना दुकान हो या रेडीमेड परिधान की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के शोरूम या पारंपरिक ट्रैवल एजेंट, इन कंपनियों के आने से खुदरा व्यापार में रोजगार का क्षरण हुआ है। कहा जा सकता है कि आज का ई कॉमर्स समावेशी नहीं है। हम ई कॉमर्स को बंद नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर सवाल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का है। क्या हम इन ई कॉमर्स दिग्गजों के लालच पर रोक लगा सकते हैं? इन सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी में मिल रहे हैं, जो एक पंजीकृत कंपनी है। ओएनडीसी नेटवर्क ई कॉमर्स को एक चैनल प्रदान कर रहा है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक बड़ी कड़ी प्रदान करने की कोशिश करता है, जो शोषणकारी नहीं है। इस प्रणाली में कंपनियां डेटा पर एकाधिकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से विक्रेताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकती हैं। इसमें उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के विक्रेता, सेवा प्रदान आदि को आसानी से खोज सकेंगे और ई कॉमर्स बाजार में एकाधिकार के बजाय प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा। आमतौर पर ये कंपनियां एक प्लेटफॉर्म के जरिए काम करती हैं। विक्रेता या सेवा प्रदाता संबंधी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराते हैं और उन्हें कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को और विक्रेताओं को छूट और प्रोत्साहन का लालच देकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवसाय स्थापित होने के बाद वे उपभोक्ता और विक्रेता का शोषण करते हैं।
ओएनडीसी वास्तव में विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है जो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। अभी तक सामान्य ई कॉमर्स में विक्रेता और सेवा प्रदाता उन प्लेटफॉर्म पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं विक्रेताओं को देख पाते हैं जो उस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। ओएनडीसी में विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म को ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन ओएनडीसी की शर्त यह है कि इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिन वेंडरों या सेवा प्रदाताओं ने खुद का पंजीकरण कराया है, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं ओएनडीसी पर आने वाली सभी ग्राहकों की दिखाई देंगी। इस प्रणाली में कुछ भी अपारदर्शी नहीं है। यह प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से काम करती है और विक्रेताओं व उपभोक्ताओं को उनके स्थान के आधार पर सुविधा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता घर बैठे किसी रेस्तरां से खाना मंगवाना चाहता है तो ओएनडीसी प्रणाली में वह आसपास के सभी रेस्तरां तक पहुंच सकता है। हालांकि जिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेंडर के साथ अपने समझौते के अनुसार शुल्क लेना जारी नहीं रख सकते हैं, लेकिन व्यवसाय लाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा से उनका कमीशन अपने आप कम हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाने के लिए अपना कमीशन कम रखना चाहेगा। इस प्रकार ओएनडीसी ई कॉमर्स को प्लेटफॉर्म के एकाधिकार से मुक्त करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ई कॉमर्स कंपनियों ने भी ओएनडीसी के नेटवर्क में शामिल होने में रुचि दिखाई है और कुछ प्लेटफॉर्म और भुगतान कंपनियां भी ओएनडीसी के साथ पंजीकृत हो रही हैं। ओला, उबर जैसे टैक्सी सेवाओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन कुछ नई मोबिलिटी कंपनियां ओएनडीसी में रुचि दिखा रही हैं। इस प्रणाली को हाल ही में पेश किया गया है और अभी बहुत कम व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यह निकट भविष्य में तेज़ी से बढ़ेगा। सबसे छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भारी विज्ञापन खर्च के बिना उपभोक्ताओं तक पहुंचना संभव हो सकता है। यदि ओएनडीसी प्रणाली सफल होती है तो इसके साथ साथ ई कॉमर्स के सभी फायदे तो बदस्तूर मिलेंगे ही, साथ ही इसकी अधिकांश कंपनियों से बचा जा सकेगा। गौरतलब है कि अभी तक मौजूदा सरकार के तकनीक समर्थित सभी प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। आज यूपीआई दुनिया में एक मिसाल बन चुका है और इसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जल्दी और बिना किसी लागत के संभव हो रहे हैं। आज दुनिया में जितने भी ऑनलाइन लेन देन होते हैं उनमें से 40% से ज़्यादा भारत में हो रहे हैं। ओएनडीसी को भी एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के शोषण को रोक सकती है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को सुविधा प्रदान कर सकल घरेलू उत्पादन और रोजगार में भारी वृद्धि में भी सक्षम हो सकती है। अगला आलेख है बढ़ता फोन निर्यात। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 85,000 करोड़ रुपये यानी 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात किया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में स्मार्टफोन निर्यात में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस उपलब्धि का मुख्य आधार सरकार की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत कई वस्तुओं के गुणवत्तापूर्ण उदाहरण के लिए सरकार की ओर से वित्त उपलब्ध कराया जाता है। देश में उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में वे टिकें और उनमें वैश्विक ग्राहकों का भरोसा बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत
का आह्वान करते हुए भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लक्ष्य को भी रेखांकित किया था। इस अभियान के तहत दुनिया भर की विभिन्न कंपनियों को भारत में संयुक्त उपक्रम लगाने तथा निवेश करने का आग्रह भी किया जा रहा है। महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों तथा गहराते भू राजनीतिक संकटों की पृष्ठभूमि में बहुराष्ट्रीय उत्पादक भी भारत को एक विश्वसनीय गंतव्य की तरह रखने लगे हैं। भारत में बनने वाले मोबाइल फ़ोन की बेहतर गुणवत्ता का बड़ा प्रमाण यह है कि इनका सबसे अधिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में हो रहा है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में निर्मित स्मार्टफोन पर उनका भरोसा बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पहलू यह भी है कि हमें देश में बनी वस्तुओं के उपयोग और उपभोग को वरीयता देनी है। स्थानीय उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। भारत स्मार्टफोन के सबसे बड़े बाजारों में एक है तथा इंटरनेट के तीव्र विकास के साथ उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। आज देश में बिकने वाले कुल स्मार्टफोन में से 97% से अधिक भारत में ही निर्मित हैं। देश विदेश की बढ़ती मांग की पूर्ति करने की कोशिशों का परिणाम यह है कि भारत मोबाइल फ़ोन का अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अनुमान है कि 2027 तक एप्पल के लोकप्रिय स्मार्टफोन आईफोन के कुल उत्पादन का 45 से 50% हिस्सा भारत में निर्मित होने लगेगा। ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है। इस वित्त वर्ष में निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। अगला आलेख है भागवत का सामाजिक समरसता वाला धर्म रक्षा सूत्र। भागवत का सामाजिक समरसता वाला धर्म रक्षा सूत्र। यह आलेख लिखे हैं तरुण विजय, जो पूर्व सांसद भाजपा के हैं। वीरता और भारत भक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल पहचान है। वीरता और भारत भक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल पहचान है। जहां कहीं भी हिंदुओं पर संकट आता है, लोग संघ की ओर से आशा व भरोसे के साथ देखते हैं। बीते वर्षों में संघ ने अपनी संकल्प शक्ति और संगठन बल पर सिद्ध किया है कि उसमें राष्ट्र रक्षा और अपने संकल्प पूरा करने की क्षमता है। जिससे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सेल्युलर नेता और पत्रकार मजाक उड़ाते थे, वहीं अब भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। यह डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित उस संघ शक्ति का चमत्कार है जो 2025 में अपनी स्थापना की शताब्दी मनाने जा रहा है। मात्र 100 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत में वह शक्ति अर्जित की है जिसके कारण विश्व भारत का मुख्य शक्ति केंद्र संघ को मानने लगा है, जो आज वस्तुतः राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एजेंडा तय करने में समर्थ है, नीतियों को प्रभावित कर सकता है, विश्व के प्रमुख बौद्धिकों के साथ विमर्श का ताना बाना बन सकता है, लेकिन धर्म पर आने वाले संकटों और हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त कुरीतियों, विभ्रम एवं नाना पंथों के साथ किस कसौटी पर समन्वय स्थापित हो सकता है, कैसे अस्पृश्यता जैसी विकृतियों से छुटकारा पाया जा सकता है, इनके बारे में संघ का क्या नीतिगत दृष्टिकोण है। संघ का मूल चिंतन की ही अस्पृश्यता समाप्ति के लिए प्रेरित करता है। संघ के वर्तमान विराट स्वरूप के शिल्पकार माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने 1966 में उडुपी यानी कर्नाटक के भारतीय धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित करवाने में सफलता पाई थी कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है, यह अस्वीकार्य है और धर्म विरोधी है। वर्ष 1947 में तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहेब देवर
देवर्ष ने कहा था, सिर्फ इसलिए कि कोई रीति या व्यवहार बहुत पहले से चला आ रहा है, काल काल सम्मत नहीं कहा जा सकता। यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। जाति व्यवस्था काल व्राय हो चुकी है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसे समाप्त हो जाना ही होगा। धर्म रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना, आक्रमणकारियों को उचित प्रत्युत्तर देना और कालव्राय रूढ़ियों को समाप्त करते हुए वास्तविक धर्मसम्मत कसौटियों पर अपना युगानुरूप व्यवहार तय करना ही हिंदू धर्म रक्षा का मार्ग है। वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने हिंदू धर्म रक्षा के लिए अपना व्यवहार तय करने वाले 3 सूत्र भी दिए और साहसपूर्वक विवेकानंद के विरोचित भाव से घोषित किया कि हिंदुओं के मध्य पानी, मंदिर और शमशान साझे होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव अमान्य और धर्म विरुद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने अपने जीवन में कभी भी जाति भेद का व्यवहार नहीं किया। वर्धा में जब गांधी जी संघ की शाखा में आए तो उन्होंने पूछा, इसमें कितने हरिजन और कितने सवर्ण हैं? डॉक्टर जी ने मंदस्मित से उत्तर दिया था, सब केवल हिंदू हैं, हम जाति भेद नहीं मानते। गांधी जी भी आश्चर्यचकित रह गए थे। आज संघ वैसे कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है जहां गांधी असफल हुए थे। समरसता के क्षेत्र में संघ के मौन तपस्वी देश के प्रत्येक भाग में जाति भेद से ऊपर उठकर एक सामाजिक क्रांति रहे हैं। लेकिन इस विषय में साधु संत और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू संगठन क्या काम कर रहे हैं? अधिकतर तो राजनीतिक नेताओं के पीछे दौड़ते और सुविधाओं को हासिल करते दिखते हैं। संघ के क्रांतिकारी आह्वान को जिन्होंने जिया है वे ही श्री कृष्ण मठ, गायत्री परिवार, स्वामी नारायण संप्रदाय जैसे संगठन हैं, जिनको अपने हिंदू स्वरूप से भय नहीं, संकोच नहीं और किसी के प्रति आश्रय अथवा किसी की दान क्षमता पर निर्भरता नहीं। उत्तराखंड के अधिकतर लोग जो चतुर सुजान हैं, कसाय वस्त्र धारण करके भी वित्त और सुविधाओं की दौड़ में शामिल हैं, वह परवाह नहीं करते कि उत्तर पूर्वांचल में धर्मांतरण तीव्रता से चल रहा है। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि दलित क्षेत्रों में सवर्णों के अत्याचार की घटनाएं लगातार आ रही हैं। वे शासन द्वारा स्थापित तंत्र पर भी गौर नहीं करते। अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के समाचार हर दिन आ रहे हैं। उनको पंजाब में हो रहे धर्मांतरण पर भी कोई चिंता नहीं, लेकिन वे स्वयं को हिंदू धर्म के प्रचारक व व्याख्याता अवश्य कहते हैं। इन्हीं हिंदू पाखंडियों ने तीव्र आघात किए थे। आज देश के अधिकतर हिंदू मंदिर सरकारी शिकंजे में हैं। उनके कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसी सरकारें अहिंदू व्यक्तियों को नियंत्रण की स्थितियों में नियुक्त करते हैं। उनके सामने हिंदू समाज में समरसता का विषय कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? आवश्यकता है कि हिंदू समाज सबसे बड़े सामाजिक प्रश्न के हल हेतु कटिबद्ध हो एवं मोहन भागवत के सामाजिक समरसता एवं हिंदू एकता के धर्म सूत्र पर क्रियान्वयन करे। यह युग संधि की वेला है। इसमें सेनापति की दृष्टि से के अनुरूप ही चलना होगा। आज हिंदू समाज के सेनापति राजनेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। अगला आलेख है बढ़ती गर्मी से निजात का तरीका। यह आलेख लिखे हैं देवेंद्र राज सुथार, जो एक टिप्पणीकार हैं। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने राज्य में कुल रूफ नीति लागू की है। इसके तहत जो छत कुल रूफ है उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही कुल रूफ बनाने पर जो दिया
जाएगा जो पारंपरिक छतों की तुलना में कमरे को ठंडा रख सकें। फिलहाल यह नीति 5 साल के लिए लागू की गई है। इसके जरिए 5 साल में 60 करोड़ यूनिट बिजली बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लागू करने का उद्देश्य भवनों को तापीय रूप से आरामदायक बनाना, ऊर्जा की खपत और लागत कम करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। तेलंगाना देश का तीसरा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। यहाँ की 47% आबादी पहले से ही शहरीकृत है और जल्द ही इसके 50% से अधिक होने का आसार है। भले ही भारत में कुल रूफ नया हो, लेकिन इसे कई देशों में पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके तहत गर्मी से बचने के लिए छतों को ऐसे तैयार किया जाता है कि इन पर सूरज की रोशनी पड़ने पर वह परावर्तित हो जाए। ये छतें इमारत के तापमान को उसी तरह कम कर देती हैं जिस तरह गर्मी में हल्के या सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। गर्मियों की दोपहर में पारंपरिक छतों का तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। इसकी तुलना में एक परावर्तक छत 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान के साथ ठंडी रहती है। वर्तमान में लगभग 13% भारतीय घरों में एयर कंडीशनिंग है, जो 2040 तक बढ़कर 69% हो जाएगी। एयर कंडीशनर हानिकारक रेफ्रिजरेटर का रिसाव करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। दुनिया भर की इमारतों में उपयोग होने वाली बिजली का लगभग 20% हिस्सा एसी और पंखे चलाने में खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत और चीन जैसे देशों में तेजी से गर्मी हो रही धरती बढ़ती जनसंख्या और लोगों की आय में वृद्धि के कारण एसी का उपयोग बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया में एसी की कुल संख्या लगभग 200 करोड़ है, जो 2050 तक 560 करोड़ हो सकती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2037 तक हर 15 सेकंड में एक नए एयर कंडीशनर की मांग होगी, क्योंकि इस दौरान तापमान बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ते तापमान की वजह से कई तरह की नौकरियों के खत्म होने और अर्थव्यवस्था पर कई अन्य तरह के दबाव बढ़ जाएंगे। हर साल 16 से 20 करोड़ लोग खतरनाक लू का सामना करेंगे और कार्य क्षमता पर बुरा असर होगा। लिहाजा भयावह संकट से बचने के लिए कूल रूफ जैसे विकल्पों को अपनाना आवश्यक है। अगला विषय है देश दुनिया से। बच्चों किशोरों में आत्महत्या के बढ़ते मामले। बच्चों किशोरों में आत्महत्या के बढ़ते मामले। यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि बच्चे जब भी मदद के लिए पुकारें, हम उनके पास मौजूद रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि 2022 में जापान में 21,881 लोगों ने आत्महत्या की, जो 2021 की तुलना में 4% अधिक थी। इसमें 514 बच्चे थे जो एलिमेंट्री व जूनियर हाई से लेकर सीनियर हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। जापान में 10 से 19 वर्ष के बच्चों को किशोरों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में घरों और स्कूलों के बीच संपर्क स्थापित करने की जरूरत है, ताकि बच्चों के समस्या के आरंभिक संकेतों की पहचान हो एवं समय रहते उचित उपाय किए जा सकें। बीते वर्षों की तरह इस बार भी स्कूल संबंधी समस्याएं स्कूली बच्चों के आत्महत्या का प्रमुख कारण रही। विशेषज्ञों के अनुसार युवा बच्चे में आत्महत्या का आम कारण अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहना या स्कूलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करना है। हालांकि कई ऐसे मामले भी हैं जहां आत्महत्या के सटीक कारणों की पहचान नहीं हो सकती। वर्ष 2020 में कोविड आने के बाद से विशेष तौर पर एलिमेंटरी, जूनियर हाई और सीनियर हाई स्कूल के बच्चों के बीच आत्महत्या उच्च स्तर पर बनी हुई है।
विशेषज्ञों की माने तो महामारी के कारण इस आयु के वर्ग के लोगों का लंबा समय घर पर बिता, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त बहुत से बच्चों को गेम की लत लग गई और उन्होंने अच्छे और स्वास्थ्यप्रद घंटे नहीं बिताए। इसका एक कारण दोस्त बनाने में असमर्थता भी रही। नतीजा बहुत से बच्चे दूसरों से अपनी समस्या साझा नहीं कर सके और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गए एवं कभी ठीक नहीं हो पाए। अगला आलेख है बढ़ती जनसंख्या पर ब्रेक जरूरी। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि शामिल हैं। इसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ रहा है। गरीबी व अमीरी के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। इस कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। लोगों का पेट भरने के लिए अनाज के अधिक उत्पादन का दबाव भी है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। महिलाओं को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आगे आना होगा। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। कोरोना को लेकर सावधान रहें। हाल के दिनों में देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बिहार में विभिन्न जिलों में नए केस मिले हैं। इससे चौथी लहर की चिंता सताने लगी है। इसके लिए सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में इसके कारण कई लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में कोरोना की रफ्तार रुक गई थी। इधर देश में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए कारगर टीका नहीं आया है। इसलिए सभी सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगला आलेख है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जब सब कुछ आसानी से और जल्दी मिल जाता है, मनुष्य को बेचैन रहना स्वाभाविक है। और जब कुछ वक्त पर न मिले तो क्रोध आना भी स्वाभाविक है। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है, पहले वह व्यक्ति की शांति भंग करता है, फिर उसकी मुस्कुराहट छीन लेता है। कहा जाता है कि क्रोध परमात्मा का दिया हुआ वह रूप है, जो व्यक्ति के विरुद्ध होने वाली किसी भी परिस्थिति में बाधित होने वाली ऊर्जा का विस्फोटक है। अपने जीवन और समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रोध का आना आवश्यक तो है, लेकिन क्रोध की सीमा तोड़ देना उसी प्रकार हानिकारक है जिस प्रकार चूल्हे की अग्नि का चूल्हे से बाहर आना। इसलिए मनुष्य का अपने क्रोध को सही दिशा में अति आवश्यक है। जब भी क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो, क्रोध की पहली लहर से ही खुद को शांत करना अनिवार्य करें। माथे पर पड़ी लकीरों को सपाट करें, गहरी सांसें लें, पानी पिएं और वह स्थान छोड़ दें जहां क्रोध का उत्सर्जन हुआ। उस वक्त परमपिता परमेश्वर को याद करना और खुद को समझाना स्वबुद्धि का कार्य होगा। क्रोध आने पर इन विचारों के साथ कि यह घड़ी ठीक नहीं, अपने सन्मुख व्यक्ति को भांति क्रोध के प्रवाह में बह जाना समझदारी नहीं है। अपने आप को शांत करें। क्रोध को शांत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है मुस्कुराहट। यदि चेहरे से मुस्कान नहीं जाने देंगे तो क्रोध आने का मौका भी कम रहेगा। क्रोधित होने का सबसे पहला संकेत होता है व्यक्ति के कान एवं कनपट्टी का गर्म होना। यदि उस ऊर्जा को उसी समय गहरी सांसों तथा मुस्कुराहट के साथ काबू कर लिया जाए तो समय रहते क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे पहले कि क्रोध का बाण छूटे, व्यक्ति को इन सभी छोटी बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि गुस्से से किसी मसले का हल न तो कभी निकला है न ही निकलेगा। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है
कि वह अपने मन व शरीर को क्रोध भरी यात्रा का हिस्सा बनने देगा या एक शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयास करेगा। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।